This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः पौष शुद्ध दशमी दिनांक 23 जनवरी 2021 माधवनिदान मधुकोष्ठिका कोष्ठ शाखा शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति सन्धिषु इत्येतस्मिन् विषये फुफ्फुसा अपि कोष्ठम् एवञ्च तस्मात् कोष्ठात् निखिले शरीरे दोषा यान्ति शाखासु यान्ति मर्म अस्थिसन्धिषु यान्ति एवं पुनरपि तत्र आनीयन्ते फुफ्फुसे आनीयन्ते एवञ्च तेषां बहिः निष्कासनं प्रश्वासद्वारा भवति। तर्हि प्राणायामेरेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु तेषां कर्म न सम्मतम्। केवलः प्राणायाम एकः एव रोगाणां विनिग्रहे समर्थः। चले वाते चले चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् एताम् उक्तिम् अनुसृत्य योगप्रदीपिका इदं वक्तुं सुशकं यत् विशेषतः यत्र मानसिक भावाः वर्तन्ते तत्र प्राणायामः अत्यन्तं महत्वपूर्णः इति। तो ये जो फुफ्फुस ये है जैसे कि मैंने बताया कि हवा अंदर ली जाती है और अंतकुंभक में वो पूरे शरीर में फैल जाती है और बहिकुंभक में फिर से फुफ्फुस में आ जाती है और बाहर निकाली जाती है। तो इसके जरिए दोष भी इस प्रकार से पूरे शरीर में फैल सकते हैं, वापिस आ सकते हैं और एक केवल प्राणायाम ही काफी है रोगों को निपटाने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए। लेकिन इसमें यम नियम से आरंभ होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु ये जो तीसरी गति बताई गई दोषों की वो काफी महत्वपूर्ण है और खास करके ये जो सूत्र स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च दुर्लुकपुप्पुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ये काफी इसमें महत्वपूर्ण है। केवल महास्रोतस कोष्ठ मानकर वहीं से शाखा मर्मास्ति संधि में
दोष जाते रहते हैं और वहां से फिर वापस आते रहते हैं, ये मानना अधूरा होगा। हाँ, और वाग्भट ने भी इसी बात को दोहराया है। वो सिर्फ चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत का वचन यहाँ उद्धृत किया है, उसके आगे उसकी बहस नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सुश्रुत का सूत्र वहां पे उद्धृत करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बाकी भी तरीके से दोष कोष्ठ से शाखाओं में वगैरह जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। योग म्हणजे एक्झॅक्टली काय हाँ, योग नियम मधलं यम अनुसार सत्यास्तेय वगैरह यम, फिर आगे आएंगे ना पातंजल योग सूत्र में। आणि नियम काय आहे बरं तेच. योग या योगा तो पाठ नहीं है, पूर्वी करे तो पाठ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बहुत अहम इस प्रकार का सूत्र है। वास्तव में ऐसा होना है कि हमारे अभी सिलेबस जो है वो प्रकरणानुरूप इस प्रकार का या विषयानुरूप सिलेबस है। वहाँ एलोपैथी में शुरू में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसलिए हमारे यहाँ शारीरिक रचना शारीरिक क्रिया है वगैरह वगैरह। अब स्थिति ये होती है कि ये सब विषय सिर्फ शारीरिक क्रिया का विषय है नहीं, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड पैथोलॉजी इसमें इसका एक अहम महत्व है। और जब तक सिखाने वाली व्यक्ति प्रैक्टिशनर नहीं हो तब तक इसका महत्व लोगों को समझा देना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। कोलटकर सर का एक कहना था कि सभी अध्यापकों को सभी विषय पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जनरली ऐसा देखा जाता है किसी एक विषय में अगर किसी एक अध्यापक की मास्टरी है तो वो सिर्फ उसी विषय में अपना ध्यान देता रहता है और बाकी विषयों के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं। तो कोलटकर सर ने जब शारीर पढ़ाया ना, अष्टांग आयुर्वेद में, वैसे तो उनका डिपार्टमेंट संहिता सिद्धांत है इस प्रकार का, निदान पढ़ाया, चिकित्सा पढ़ाया, तो उनका कहना था कि जब शारीर पढ़ा रहे थे तो उनको काफी अप्लाइड एस्पेक्ट दिखाई दिए उसमें, जो चिकित्सा के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और उन्होंने किया भी, उसका प्रयोग भी किया इस प्रकार से। तो एक दृष्टि होती है चिकित्सक की, निदान करने की और चिकित्सा करने की, और उसको सभी तरीके से, चाहे वो शारीर हो, द्रव्य गुण हो, रसशास्त्र हो, अगत तंत्र इस प्रकार का हो, या आप स्त्री रोग, प्रसूति, बाल रोग वगैरह इस प्रकार के रोग हो, उन सभी में इन सभी का जिक्र रहता है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि मूल संहिता ही बार बार पढ़ी जाए। फर्स्ट ईयर में केवल ये जो शारीरिक विषय इश्यूज है, स्रोत संकल्पना क्या है, कोष्ठ शाखा गति क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। सेकंड ईयर में अगर इसके साथ में निदान का भाग आता है तो विविध रोगों में इस प्रकार से दोष कहाँ से कहाँ जाते हैं, कौन सी गतियां होती है, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, और फिर चिकित्सा के दृष्टि से उनको कैसे कैसे फिर से वापस कोष्ठ में लाना है, कैसे निकालना है वगैरह। और ये सभी बातें दोहराते रहना कि हमने उस समय में ऐसा ऐसा सीखा था, अभी ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस प्रकार का है। इसके जरिए इस प्रकार का निदान होता है। ये दोष अम्लपित्त शुरू में था, अभी उसको दबाया गया एंटीएसिड ड्रग से, अभी वो शीतपत्ति के रूप में उभर आ रहा है, ये शाखाओं में आश्रय ले लिया है वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम इसको भली भांति अगर समझने की कोशिश करेंगे और
शारीर की दृष्टि से देखना, निदान की दृष्टि से देखना, चिकित्सा की दृष्टि से देखना, ये एक अलग अलग बात होती है। जब तक हम उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, मरीज को सामने रखते हुए पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये बातें ध्यान में नहीं आएगी। जब सामने मरीज आ जाता है हाँ, तो शायद इसके बारे में थोड़ी जिक्र हो सकती है कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ। कल एक 11 बरस की लड़की आई थी जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था। ये बहुत आश्चर्य की बात है, इतने कम उम्र में मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट नहीं देखा है। वैसे कारण भी जितने है, रोजक्षय है, इतना ही। वो भी एक एक्सीडेंट का हादसा हुआ था, वो रिक्शा में बैठी थी, उस रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ था। उसको लेकर ओजक्षय का माहौल चल रहा है इसके बाद। एलोपैथी में तो कुछ मेजोकॉल और आइसोलोन ये सब शुरू कर दिया है। अब वो बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया कि घर में सभी को प्रॉब्लम्स है। उसकी माँ को, उसके पिता को कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस प्रकार से। तो ये शायद ब्लैक मैजिक वगैरह इस प्रकार का कुछ हो सकता है। वैसे बाकी हिस्ट्री कुछ नहीं मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, या अमावस्या में लक्षण बढ़ गए थे, अभी के अमावस्या में लक्षण बढ़ गए थे इस प्रकार से। तो ये कुछ कुछ क्लूज इस प्रकार से मिलते हैं। जब तक हम उसका रेफरेंस ग्रंथों में कहाँ ढूंढेंगे और ग्रंथों के आधार पर किस प्रकार से विचार करेंगे, ये सोचेंगे नहीं, तब तक हम और ग्रंथ इनमें अंतर ही रहेगा। तो बेहतर ऑप्शन है, एक तो इस तरीके से पढ़ते रहना, बातें समझने की कोशिश करना, ये कोष्ठ शाखा गति किस प्रकार की है वगैरह वगैरह, मरीजों में वो देखने की कोशिश करना। ये एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और जैसा कि सर कह रहे थे कि सभी विषय को पढ़ाना है। अब जब मूल संहिता ही पढ़ाते हैं तो सभी विषयों को पढ़ाते ही है। हाँ, हमारे गुरुकुल में काफी बार ऐसा होता रहता है कि कोई अध्यापक कोई विशिष्ट विषय को लेकर हर बरस पढ़ाता है। विशिष्ट विषयांश को लेकर पढ़ाता है। तो जब सिलेबस आ जाता है, टाइम टेबल आ जाता है, तो वो देख लेता है कि वो पोर्शन कब है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, उस दिन मैं जाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो 3-4 वर्ष से वही सिखाता आ रहा हूँ तो वही सिखाऊंगा। मेरी स्थिति अलग है। मेरे लिए कौन से दिन सुटेबल है, मेरी प्रैक्टिस को देखते हुए, ज्यादा से ज्यादा एक रविवार उसमें आ जाए तो एक दिन तो प्रैक्टिस का बच जाता है। और फिर 2 दिन है, 3 दिन है, इसके हिसाब से अगल बगल कहाँ कब जाना है, ये सोचकर मैं दिन सिलेक्ट करता हूँ। फिर जिस दिन में जो सिलेबस होगा वो पढ़ाना है। वो चाहे उत्तर तंत्र भी हो सकता है, चाहे और भी कुछ हो सकता है, शारीर हो सकता है, या रिष्ट रक्षण का अध्याय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है उसको पढ़ाना है। हाँ, ये मेरा निश्चय इस प्रकार का। वैसे मैं बार बार संहिताएं पढ़ता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ विचार विमर्श उसके बारे में होता ही रहता है, प्रैक्टिकल अनुभव रहता है। हाँ, तो मुझे नौबत नहीं आती कि आज ये विषय पढ़ाना है और मुझे तैयारी करके जाना है इस प्रकार से। एक स्टेप पर बोलता हूँ, जो उस समय में ध्यान में आएगा वो बता देता हूँ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कहीं अर्थ लगाना मुश्किल है तो टीका की सहायता लेना, इतना थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन इससे एक फायदा जरूर होता है कि नए नए विषयांश सामने आते रहते हैं। और जब पढ़ाने की बात होती है तो हम खुद अच्छा समझ लेते हैं।
अभी शुरू में तो ऐसा होता था कि गुरुकुल के शुरुआत में जाना या अंत में जाना, इसी प्रकार से करते थे। तो शुरुआत में जाते तो वाग्भट का पहला अध्याय, चरक का पहला अध्याय ऐसा ही पढ़ा। तो फिर मुझे सुझाव दिया गया कि आप उस समय में आइए, लेकिन अलग भी दिन तय कीजिए, कि जब केवल केवल पढ़ाने के लिए इस प्रकार के आएंगे। तो फिर मैंने भी मान लिया, और शुरू में अंत में तो जाना ही है, बीच में कहीं जाना है, अगर यही एडजस्ट होता है तो ठीक है, लेकिन बीच में भी कहीं जाना है इस प्रकार से। तो मूल संहिताएं ही पढ़ते हैं तो सभी विषय हम सिखा पाएंगे। तो सभी के ये निश्चय कर लेना है कि मेरे लिए कौन से दिन सुटेबल है, अच्छे है, और फिर उस विषय विषय दिन में जो विषयांश होगा वो मुझे पढ़ाना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का अगर हो जाता है तो नए नए विषय पढ़ाने की आदत पड़ जाएगी। नहीं तो हम सिर्फ लोग बोलते हैं कि क्लासेस में जो टीचर्स सिखाते हैं वो उनका स्टीरियोटाइप लेक्चर होता है। उसमें शंका नहीं है कि ये इम्प्रेसिव होता है या उपयुक्त होता है, लेकिन ठीक उसी समय पे वही जो ठीक उसी समय वही वाक्य ये आते रहते हैं, स्टीरियोटाइप इस प्रकार का हो जाता है। तो उसमें मजा नहीं है, उसमें छात्र बदलते रहते हैं तो एक अलग चीज इस प्रकार की है, लेकिन सिखाने वाले के लिए ये स्टीरियोटाइप इस प्रकार का हो जाता है। और यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि जब भी मैं भी पढ़ता हूँ तो मेरे लिए भी अलग होता है। चाहे वही सूत्र मैंने 3-4 बरस 10 बरस पहले पढ़ा हो, अब फिर से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अलग अनुभव इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि मैं वही बातें नहीं दोहराता। मैं अलग अलग नए नए नई नई बातें उसमें लाता रहता हूँ, बीच बीच में जो हुआ है उसको आगे लेकर चलता हूँ। तो यही अच्छा तरीका इस प्रकार का है। तो हम सदैव सतर्क इस प्रकार से रहेंगे, और पढ़ाना ये भी बहुत आवश्यक है। सिर्फ पढ़ना ये अलग चीज हुई, लेकिन पढ़ाना ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषाच इति अध्ययन विधि, ये अध्ययन विधि है। तो पढ़ाना ये भी अध्ययन विधि है, हमारे अध्ययन के लिए अच्छा इस प्रकार का है। आप में से कितने लोग कॉलेज से जुड़े हुए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर यूपीजी कर रहे हैं तो जूनियर्स को लेके इस तरीके से पढ़ाना ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। अगर कॉलेज में अध्यापक है तो इस तरीके से लोगों को पढ़ाते रहना अलग रूप से ये भी एक आवश्यक इस प्रकार की स्थिति होगी। और जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक हमें खुद विषय ध्यान में नहीं आए, हम नहीं खुद समझ पाएंगे। और जब खुद समझ पाएंगे तो भली भांति दूसरों को समझा पाएंगे। हम खुद नहीं अगर समझ पाएंगे तो दूसरों को नहीं समझा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रुप से हर व्यक्ति इसके बारे में सोचे, इसके बारे में प्रयास करे। मैं कैसे सिखाऊं, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें नहीं करनी। मेरे पास जो भी है, जो भी मैंने समझा है, वो लोगों को मैं समझाता रहूंगा। इस प्रकार अगर निश्चय कर लेते हैं तो तुम्हारा भी उसमें फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा, छात्रों का भी फायदा होगा। अभी छात्रों को प्रोत्साहित करते रहना ये बहुत आवश्यक बात है। आयुर्वेद करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना। और वहां अगर अनुभव नहीं मिल रहा तो पुणे में आए, दूसरे किसी जगह जाए और अनुभव लेने की कोशिश करे। ये
सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ये सूत्र मैंने काफी बार पढ़ाया, गुरुकुल में भी पढ़ाया है, अलग लेक्चर्स भी इसके लिए लिए हैं। फिर भी इस बार जो मैंने इसको पढ़ाया वो अलग ही था, उसमें काफी ज्यादा मुद्दे भी जुड़ गए थे। हाँ, और फिर से आगे पढ़ाऊंगा तो मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलूंगा इस प्रकार से। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वैसे कोई भी सूत्र महत्वपूर्ण हो सकता है वो उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं उसके आधार पर बहुत छोटा सूत्र भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है। हाँ, और नहीं तो वाइस वर्सा बहुत अच्छा सूत्र भी बिल्कुल बेकार इस प्रकार का चला जाता है। मुझे बार बार ये संदेह होता है कि कॉलेज में हमने क्या पढ़ा, या बीएमएस करते वक्त, एमडी करते वक्त हमने आयुर्वेद क्या सीखा। जब अभी ये मूल संहिताओं को पढ़ रहे हैं, और पुलत्तर के जमाने में संहिताओं को पढ़ाना ये इंडिविजुअल था, और सर थोड़ा मार्गदर्शन करते थे कि ये टीका इस प्रकार से पढ़नी है। लेक्चर्स होते तो विषयानुरूप लेक्चर्स होते थे। वेदांत का लेक्चर है, चिकित्सा का लेक्चर है, तो उनसे सभी संहिताओं को संहिताओं का पढ़ने का मौका नहीं मिला था। अगर वो मिल जाता तो एक अलग चीज होती। लेकिन वहां छात्रों को आकर्षित करना आयुर्वेद के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जबकि सभी परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल थी, इस प्रतिकूल अवस्था में भी छात्रों को आयुर्वेद की तरफ आकृष्ट करना और उनको आयुर्वेद के लिए प्रोत्साहित करना, ये बड़ी मुश्किल बात इस प्रकार। तो उस समय में ये नहीं हो पाया। अभी गुरुकुल के जरिए चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुरुकुल में ज्यादातर अध्यापक इसी प्रकार से निपटा लेते हैं, वो भी सही नहीं है। तो नए नए विषय सामने आने पर भी हमें उनको पढ़ाना है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और चिकित्सा की दृष्टि से सभी जगह देखते रहना, हर वैद्य को वो चिकित्सक होना जरूरी है। जब वो चिकित्सक होगा वो ही ये इसमें से अर्थ निकाल पाएगा, इसमें से कुछ अलग बातें समझ लेगा और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा, उसको प्रैक्टिस में लाएगा। तो फिर उसका भी भला होगा, मरीज का भी भला होगा, भला भला होगा, और छात्रों का भी भला होगा इस प्रकार से। तो ये सबसे अहम चीज है कि हम प्रैक्टिस करते रहे, किसी प्रैक्टिशनर्स के पास जाए, और जितना अनुभव इकट्ठा कर सकते हैं उतना अनुभव इकट्ठा करते रहे। ये बार बार नहीं होता है। एक बार प्रैक्टिस में जुड़ गए तो फिर अनुभव इकट्ठा करने की बात नहीं हो सकती। अपना खुद जो अनुभव होगा वही होगा, दूसरे के साथ जाकर अनुभव इकट्ठा करना ये बात नहीं होगी। तो अगर भली भांति हम इसको समझते हैं और संस्कृत के अध्ययन को बढ़ाते रहना, जैसे सूत्र पढ़ेंगे वैसे हमारे ध्यान में उसका अर्थ आने लगना सच्चे ढंग से, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार की चीज है। और ये डायरेक्ट मेथड है। जहां हम अटक जाते हैं वहां पे टीकाओं की सहायता लेना या कोश की सहायता लेना, और यही सिलसिला आगे बढ़ाते रहना, ये एक महत्वपूर्ण चीज इसमें रही। तो ये त्रिविधा चापरा कोष्ठा शाखा मर्मास्ति संधिषु, इस सूत्र ने काफी कुछ सिखाया है, और काफी कुछ प्रैक्टिकल में लाने के लिए मजबूर किया है इस सूत्र ने। तो इस सूत्र को काफी धन्यवाद देने चाहिए। और वैसे इसके बारे में ज्यादा बहस होनी चाहिए। अभी जो किताब है शारीरिक क्रिया विज्ञान के लिए अच्छी है, संगम वर्तक की किताब अच्छी है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ भी नहीं है। भावी साखी की किताब भी अच्छी है, वो थोड़ी प्रैक्टिकल है।
अभी आगे वाले लोगों की किताबों के बारे में कहना मुश्किल इस प्रकार का है। तो जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होगा वही इसके बारे में अच्छा लिख सकेगा। ये एक अहम चीज इसमें समझनी है। अत्र स्थानमिति समत्वं तत्र क्षयादि लक्षणं यथा दोषा प्रवृत्ता स्वं लिंगं दर्शयन्ति यथा बलं क्षीणा जहति लिंगं स्वं लिंगं समा स्वं कर्म कुर्वति। तो प्रवृत्त दोष वो अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते रहते हैं। क्षीण दोष जो है वो अपने लक्षण छोड़ देते हैं और सम जो है वो अपना कर्म करते रहते हैं। तो क्षय स्थान और वृद्धि ये जो दोष गति बताई वो अपने अपने लक्षण दिखाते रहेंगे। और फिर ये ध्यान में लेना बहुत जरूरी है कि क्षय अवस्था है, वृद्धि अवस्था है या सम अवस्था, स्थान अवस्था इस प्रकार की है। और इसी के आधार पर क्षीणा जहति लिंगम स्वम, क्षीण दोष अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं। मामा गोखले का यह कहना था कि उधर उनको अपने लक्षण दिखाने की भी शक्ति नहीं है तो वो रोग का क्या निर्माण करें। लेकिन जैसे मैंने कहा था मैं सेकंड ईयर में था तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि दो क्षय से रोग निर्माण होते हैं या नहीं है, चर्चा करो इस प्रकार से। अभी योगो जोशी सर मामा गोखले के शिष्य छात्र रहे हैं और वो भी एग्जामिनर हो सकते थे। तो मुझे बड़ी उलझन हो गई कि क्या लिखूं मैं। कोलटकर संप्रदाय सब कहता है कि नहीं, दोष क्षीण दोष से भी रोग होते हैं इस प्रकार के। बागेड़कर, मणिमाता शास्त्री, कोलटकर ये सभी एक पक्ष में और मामा गोखले एक पक्ष में। तो मैंने शुरुआत मामा गोखले के पक्ष से की। ये अपना खुद सामर्थ्य नहीं है लक्षण दिखाने का तो रोग का निर्माण करेंगे, ऐसा एक पक्ष है। लेकिन दूसरा भी पक्ष ऐसा है कि पंचविंशतिमित्येवं वृद्धि क्षीणैश्तावता, दोष बढ़ने से 25 प्रकार की अवस्थाएं निर्माण होती है और उतनी ही क्षीण दोष से होती है। किंबहुना संसर्ग संधिपातश्च तद्विति क्षय को पता, उसमें क्षय का भी निर्देश। संसर्ग और संधिपात ये केवल वृद्ध दोषण से नहीं होते हैं, क्षीण दोषण से भी होते हैं। इस सूत्र को लेकर गुरुते ही रुचिन दोषा विपरीत समानाय वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्ष्येन तपदास्तु न वगैरह। तो क्षीण दोष अगर अपना लक्षण त्याग देते हैं, मलमूत्र विसर्जन अगर आपान वायु से नहीं होता है तो उनका संचय हो जाएगा, उनका अवरोध इस प्रकार का हो जाएगा और फिर उसके जरिए विकार बनेंगे। तो इन सभी सूत्रों को लिखा और अंत में मुझे एक स्मरण आया और मैंने उससे उस उत्तर को समाप्त किया कि दोष क्षय से व्याधि होते हैं या नहीं होते हैं, इसके लिए ये दो सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। एक पित्ते मंदो नला, ये सूत्र स्थान 11वें अध्याय सूत्र है। और रोगा सर्वे भी बंदेगनो सुतरा उदराणी, तो मंदे रोगा सर्वे बंदेगनो उदर में आया सूत्र है। तो पित्त अगर क्षीण हो जाता है तो अग्नि मंद हो जाता है और मंदाग्नि से सभी रोग निर्माण हो सकते हैं। तो क्षीण दोष से सभी रोग निर्माण हो सकते हैं, ये कहकर मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं बाहर निकल आया परीक्षा हॉल से। फिर मुझे लगने लगा कि मैंने शायद भूल की है और अगर योगो जोशी सर परीक्षक होंगे तो उसको काट ही देंगे पूरा इस प्रकार से। लेकिन हुआ नहीं कुछ, मैं पास हो गया। और मालूम नहीं परीक्षक कौन थे, तो उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा कुछ मालूम नहीं। लेकिन मेरा उत्तर विचार प्रवर्तक था, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मैं एक्सटेम्पर की बात अभी कर रहा था उसी प्रकार एक्सटेम्पर उत्तर था जो मेरे ध्यान में आया।
यानी काफी महत्वपूर्ण उत्तर है कि अगर पित्त क्षीण हो जाता है तो अग्नि मंद होता है, और अग्नि मांदे से सभी रोग निर्माण होते हैं, इसको कोई संदेह ही नहीं। तो इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आ, बात बहुत आगे इस प्रकार के बढ़ सकती है। स्वम लिंगमति कुपितस्य वायोः रौक्षादयो धर्माः कर्माणि ते स्नुषशीलाः। तो अपने लक्षण यानी कि क्या, जो कुपित वायु है उसके रौक्ष आदि धर्म है, वो गुण है, और स्रवसशूल एटसेट्रा कर्म है। यद आह चरक पाठ संवाद सुदांत सेना, चरक पाठ का संवाद करने वाला सुदांत से इस प्रकार का है। अभी मैंने एक बीच में सुना था कि अग्निवेश संहिता अवेलेबल है कहीं पे, तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से उसको देखना उचित होगा। क्योंकि मूल अग्निवेश ने जो संहिता लिखी है वो कम है। अस्मिन् सप्तदशाध्यायः वगैरह वगैरह, ये जो प्रख्यात सूत्र आता है तो उसको बढ़ाया गया है, प्रति संस्करण उसका हुआ। तो ये देखना इस प्रकार का उचित होगा कि चरक पाठ संवादी ये जो बोलते हैं, तो शायद वो उसको दूसरे किसी तरीके से अग्निवेश संहिता या कुछ उपलब्धि इस प्रकार की रहे। आत्मान स्तंभ रोक्ष स्फुटन विभथन क्षोभकंप प्रतोदाह कंठध्वंसावसादो ब्रह्म श्रमक विलपनम स्रंसशूल प्रभेदाः पारुष्यं कर्णनादो विषम परिणति भ्रष्ट दृष्टि भ्रंश दृष्टि प्रमोह विस्पंदोद्घट्टनानि स्क्लपनमशयनं ताडनं पीडनं च। तो आगे भी है, आत्मान पेट फूल जाना इस प्रकार से, स्तंभ जकड़ जाना इस प्रकार से, रौक्ष रुक्षता दिखाई देना, रुक्ष भाव निर्माण होना। भारत में ही ऐसा मैंने सुना था, लेकिन पक्का तो मुझे भी मालूम नहीं है। और ये ऐसा ऊपर ऊपर इस प्रकार से कुछ संदर्भ मिला था, लेकिन देखना चाहिए। अभी हमारे ग्रुप में काफी जैन है, मैंने कल्याण सुंदर अवेलेबल है, तो मैंने काफी अनुरोध किया था कि कल्याण सुंदर आप पढ़ना शुरू करो और उसकी कंपैरिजन चरक सुश्रुत वाक्पट से करो। तो विशेषता जो है, अलगता जो है वो देखनी चाहिए, नहीं तो हम ही एक बार, लेकिन कल्याण सुंदर नेट में अवेलेबल है मुझे मालूम नहीं है। तो अगर पीडीएफ वगैरह किसी फॉर्म में अवेलेबल है तो मैं भी देख लूंगा। वैसे मेरे पास प्रिंटेड वर्जन थी, अभी तो दिख नहीं रही है, वो शायद पुराने घर में ही बात हो गई, इस प्रकार का होगा। लेकिन जो उपलब्ध साहित्य है वो देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और उसके आधार पर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो आत्मान स्तंभ रौक्ष स्फुटन विभक्तिकरण इस प्रकार का, ये जैसे हम क्रैक्स वगैरह बोलते हैं उस प्रकार का विमथन, ये मंथन जैसी क्रिया शरीर में हो रही है। खास करके हृदरोग में ये लक्षण बताया गया है कि जैसे कोई मंथन कर रहा है हृदय में इस प्रकार से अनुभूति उस प्रकार की होती है, क्षोभ निर्माण होता रहता है। एक शुद्धता, जैसे हम सागर को देखते हैं, एक शुद्ध सागर को देखते हैं, उसी प्रकार शरीर में कुछ हो रहा है। कंप प्रतोदाह, हाँ, कंप और तोद, ये तुदती, ये जो क्रियापद है कि प्रतुद,
उनकी नोक जो होती है वो तीक्ष्ण धारदार होती है और उससे टोक कर खाना खाते हैं इस प्रकार से। तो उस प्रकार की एक टोकदार जिसको कहेंगे अनुभूति होना, ये प्रतोद इस प्रकार का है। कंठध्वंस अवसाद, तो ध्वंस या कहने की नाश होना इस प्रकार का। तो मानो कि कंठ का नाश हो गया या अवसाद उसका हो गया, आवाज कुछ भी निकल नहीं रहा है इस प्रकार से। श्रम का विलपनम, श्रम होना वो किसी अवयव में हो सकता है, पूरे शरीर का भी श्रम इस प्रकार का होता है कि कुछ भी करने के लिए शक्ति नहीं है, शांत है, पूरा शरीर शांत है इस प्रकार से। विलपनम, रोना। मैंने एक औरत देखी थी और जब भी क्लिनिक में आती, काफी बूढ़ी थी वैसे, तकलीफ खूब ज्यादा थी ऐसा मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब आएगी तो आक्रोश करना शुरू कर देगी। ये नहीं हो रहा, इस प्रकार से। जब तक वो क्लिनिक में है ये सिलसिला चलता रहता। अब मालूम नहीं घर पे भी ऐसा ही करती थी क्या इस प्रकार। खवखव कंठ ध्वंस, हाँ मुश्किल है। हाँ, ध्वंस शब्द से क्या लेना। अवसाद कंठ कर्म की मानसिक कशासाठी। ये कंठ के बारे में ये होगा क्योंकि कंठ ध्वंसावसाद, कंठ ध्वंसा और अवसाद ये द्विवचन किया गया है। तो द्विवचन का मतलब है ध्वंस और अवसाद साथ में होने हैं, ये एक चीज। और कंठ से ही संबद्ध इस प्रकार का है। तक विलपनम अलग ही है। कंठ ध्वंसावसाद 34 नंबर था वहां पे, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग पाठ होगा। कंठ ध्वंसावसादो श्रमक विलपनम, ये श्रमक बल के बारे में तमक विलपनम ये पाठ है। तो कंठ ध्वंसावसाद, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर इस प्रकार का द्विवचन का प्रयोग है तो कंठ से संबद्ध ही होगा, शरीर से संबद्ध इस प्रकार का नहीं होगा। कोश बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी। जहां दोनों तरीके से अर्थ हो सकता है उस वहां पे क्या अर्थ ले। गात्र और शरीर, ये दोनों, गात्र शब्द शरीर के पर्याय में भी आता है और गात्र शब्द अवयव के पर्याय में भी आता है। तो गात्रावसाद या अवयव का साध भी हो सकता है, शरीर का भी साध हो सकता है। तो संदर्भ देखकर अर्थ लगाना। गात्र देशे भवत्यस्य, ये जो श्रमो दौर्बल्यम एवच, तो गात्र देश कहते हैं तो ये अवयव, जिस गात्र में ये वायु और पित्त जाएंगे वहां श्रम और दौर्बल्य इस प्रकार की अनुभूति होगी। तो ये काफी मुश्किल होता है। और जब दोनों अर्थ हो सकते हैं, दोनों भी योग्य है, तो क्या करें। तो हमने इसमें ऐसा निकाला था कि गात्रम द्रष्टव्यम शरीरम अपि शरीरम द्रष्टव्यम गात्रम अपि। गात्र ढूंढ रहे हैं तो शरीर भी ढूंढो, और शरीर ढूंढ रहे हैं तो गात्र भी ढूंढो। गात्र ढूंढ रहे हैं तो अवयव भी ढूंढो, क्योंकि अवयव के रूप में भी गात्र आता है, अवयव ढूंढते समय गात्र भी ढूंढो। लेकिन उस सूत्र में जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ गात्र का मतलब शरीर है, अवयव है, क्या है इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर हाँ, कोश में एंट्री बनानी। तो ये काफी अहम मुद्दा है। और जब ये कोश कार्य इस प्रकार से करते हैं
तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये कोलटकर सर का मूल उद्देश्य इस प्रकार का था। सर संस्कृत के अच्छे जानकार थे, लेकिन सर तो इतना समय नहीं देने वाले थे। तो उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे इसमें लगाया जाए। और जब उनको अवसर प्राप्त हुआ तो स्कंद कोश का कार्य आरंभ होने वाला था, तो मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हें कॉलेज छोड़कर वहां जाना है और कोश में काम करना है। मैंने कहा ठीक है। तो बोले देखो, एक परमानेंट जॉब को छोड़कर तुम टेम्पररी जॉब पर जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा है तो जाऊंगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। जब आपसे सुझाव आया है तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस कार्य के लिए मुझे योग्य इस प्रकार से समझा। और वास्तव में हुआ ऐसे, जब मैं ज्वाइन हुआ हम दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में लग गए और कोष कार्य कुछ हुआ ही नहीं, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और मुझ पर ये जिम्मेदारी आ गई कोष की। ठीक है, मैंने भली भांति वो जिम्मेदारी निभाई। और त्रिस्कंद कोश साकार हुआ और अभी पार्थिपतिक कोश भी साकार होता। लेकिन इसमें ये चीजें देखना बहुत जरूरी है कि मूल रूप से अर्थ क्या होगा, और उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संयोग से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में व्याकरण में है, और मैंने उसके लिए काफी प्रयास व्याकरण सीखने के लिए किए हैं। पाणिनियन ग्रामर अद्भुत चीज है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और उसकी बुद्धिमत्ता पाणिनि की अद्भुत इस प्रकार की है। तो मेरे लिए भी एक आनंद का माहौल था व्याकरण सीखना इस प्रकार से, और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना ये और भी डिफिकल्ट, मुश्किल इस प्रकार का काम। तो श्रमक विलपनम श्रमस शूल प्रभेदाः, श्रम स शूल और प्रभेद इस प्रकार से योनिश्रम स हनुश्रम स, ये प्रचलन में इस प्रकार के है। तो जहां कहाँ इस प्रकार का है, अभी एलोपैथी में जो डिसीजेस है, एक काम मुझे करना है, वो बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। आईसीडी यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ये अभी अवेलेबल है। तो जितने भी विकार व्यक्ततम इस प्रकार के हैं, उनको एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब सभी के बारे में जानकारी ज्यादा है ऐसा नहीं है, उसमें वर्गीकरण भी होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया। फिर उसमें ऐसे लिए है या सोरियासिस है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की बात चलती रही। तो उस क्लासिफिकेशन को लेकर खास करके जो विकार ज्यादा पैमाने पर उपलब्ध है, जो बहुत ही रेयर डिसीजेस है, कभी हमारे पूरे लाइफ में एक आध केस आएगी नहीं आएगी ये भी पता नहीं है, उनके बारे में ज्यादा जिक्र करने की जरूरी नहीं। लेकिन जो आम तौर पे चलते रहते हैं,
और बहुत सारे मरीज हैं जिनके बारे में, और सीधा आयुर्वेदिक ग्रंथों में उसके बारे में डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं है या निदान पंचक बताया नहीं गया है। तो उनके बारे में हम कैसे सोचे, ये देखना जरूरी है। इसमें शूर वगैरह वगैरह इस प्रकार के लक्षण जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे, कि अगर इस प्रकार के लक्षण है तो ये बातें जो है ये कम से कम हम सोच सकते हैं। फिर उसके कारण क्या होंगे वो ढूंढेंगे, वायु धातु क्षय उपमार्ग सावरणेनवा। और फिर जीवन शैली से रिलेटेड सभी चीजें हैं, तो जीवन शैली में इसके कारण कैसे ढूंढने हैं वगैरह। स्रवस और भ्रंश में बेसिक अब क्या है, गुद भ्रंश बोलते और योनि स्रवस बोलते। ये थोड़ा डिग्री में उसके फर्क होता है, ऐसा मानते हैं जो भी मैंने सुना है वो, कि स्रवस ये, हाँ, अगर शुरुआत है और थोड़ा ही हो रहा है अपने आप वापस चला जा रहा है तो स्रवस बोलेंगे। और भ्रंश जो है वो एक बार निकल आया नीचे तो आगे फिर से वापस नहीं जा रहा है तो भ्रंश इस प्रकार से बोलेंगे। वैसे भी 2 महीने तक गर्भस्राव, 2 या 3 महीने तक मुझे पक्का याद नहीं है, और उसके बाद में गर्भपात या भ्रंश इस प्रकार से, गर्भस्राव और गर्भपात, वहां स्राव शब्द पकड़, तो गर्भस्राव और आगे गर्भ का पात इस प्रकार से बताते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। और संधि च्युति ये भी एक बताते हैं, संधि भग्न ये भी एक बताते हैं, खास करके ह्यूमेरस जो है वो निकल जाता है, हाँ, और उसको फिर से बिठाना पड़ता है। तो अंश संधि में ये स्रंस भ्रंश इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, अनुस्रंस दिखाई देता है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ इसमें तो बात का है डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोलैप्स, इज इट? हाँ। अभी बात चल रही है ज्यादा जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो प्रोलैप्स के बारे में सोचेंगे, और जो ह्यूमरस जैसा हार्ट स्ट्रक्चर है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फ्रैक्चर भी जब होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो फिर से स्थान पे लाना, ये अहम चीज इस प्रकार। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आसान होता है थोड़ा सा, सिर्फ तेल धारा करके पट्टबंध लगा दे इस प्रकार। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है तो खींच कर उसको सही ठिकाने पर लगाना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। त्रिलोक के पास एक केस थी, आयुर्वेद छात्र थी और जानू संधि में एक्सीडेंट हुआ था, और एक बोन का टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा निकल कर संधि में घुस गया। एक्सरे में तो दिख रहा था ये सब। तो ऑर्थोपेडिक में बताया गया कि इसको ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, और अधूरापन रहेगा इसमें, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। तो जिस उसने जहाँ पे सीखा था त्रिवेणी नर्सिंग होम त्रिवेंद्रम में, वहां पे उसने संपर्क किया, एक्सरे भिजवाए गए, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसको विमान का फेयर देके पुणे में बुलाया गया, और वो 5-10 सेकंड का काम था। लेकिन एक्सपर्टाइज क्या होता है, ये सुरेश कुमार देखने की चीज है। उसने वो खींचा और रख दिया, वो जो हड्डी का टुकड़ा वो भी अपने स्थान पे आ गया, और बोन सेट हो गई, संधि सेट हो गया, और फिर आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो लेप और तेल धारा वगैरह सभी से वो ठीक होगी पूरी तरीके से। तो हमारे लिए भी ये बहुत अहम चीज है कि इस प्रकार के फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के केसेस भी ट्रीट हो सकते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ी सी अलग रहेगी, और यहाँ बता रहे हैं वो वायु के कारण ये सब हो रहा है, इस प्रकार के बता रहे हैं। स्रंस, शूल और प्रभेद। तभी शूल, वेदना, पीड़ा वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता रहता है, और उसका अर्थ क्या होगा उस कॉन्टेक्स्ट में ये देखना बहुत जरूरी है। अभी लक्षण कोश के जरिए शूल के लिए 10 पन्ने उपलब्ध है, वेदना के लिए 10 पन्ने उपलब्ध है, ग्रह के लिए इसी प्रकार से, और फिर वो किन अवयवों से संबद्ध है, किन दोषों से संबद्ध है, या किस धातु से संबद्ध है वगैरह वगैरह सभी बारे में जानकारी उसमें थी, और किस रोग में है इस प्रकार से। तो स्ट्रांस, सुटने, सटकणे, बंध ढिले होणे, भ्रंश, बंध अधिक ढिले झाल्याने, अधिक खाली सरकणे। सही है। उसको जो लिगामेंट्स जैसे है वो अगर टूट जाते हैं, उनको अगर कुछ हो जाता है तो सर्वस्व मुझे शैथिल्य असं पण अर्थ आहे, लेकिन सिर्फ शैथिल्य नहीं, शैथिल्य के जरिए श्रंस हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन श्रंस बाकी चीजों से भी हो सकेगा, ऐसा थोड़ा सा देखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी लक्षणों के बारे में हमें थोड़ा अच्छे तरीके से सोचना है, उनके उदाहरण देखने चाहिए, और उनकी संप्राप्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये किस प्रकार से निर्माण हो रहा है। तो भली भांति अगर उसको हम समझेंगे, तो उसको रिवर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में सोच सकते हैं। ज्ञानार्थं चोक्तानि बाल्यलिंगानि संग्रहे व्याधेस्ते तदात्वेतु लिंगानि इष्टानि नामया, एक भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि ज्ञान के लिए जो संग्रह में लक्षण बताए गए हैं व्याधि के, तदात्वेतु वो अगर व्याधि का प्रतिपादन करने वाले हैं तो वो लक्षण है, और उसमें वो व्याधि नहीं है, नहीं तो व्याधि ही है। और हर लक्षण की अलग अलग संप्राप्ति होती है, वो लक्षण किस तरीके से निर्माण हुआ है ये अगर हम समझेंगे तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे ये बात ध्यान में आए। सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें करवाना ही है, देना ही है। अभी एलोपैथी क्यों राज कर रही है पूरे विश्व पर, वो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए राज कर रही है। शूल हो, वेदना हो, पीड़ा हो, ग्रह हो, जो भी हो, एक एनालिसिस दे दी, काम हो गया, वो जो अनुभूति इस प्रकार की थी वो चली गई। तो हम तो इस प्रकार से नहीं कर सकते, हमें उसमें अंतर क्या है ये देखना चाहिए, हर एक की संपत्ति समझकर उसको कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये भली भांति होता है तभी हम रिजल्ट दे पाए। और रोगी जो हमारे पास आता है वो लक्षणों के लिए आता है, वो रोग के लिए आता है, ऐसी चीज नहीं है। हाँ, मुझे डायबिटीज है, शुगर ज्यादा है, लेकिन मुझे ये तकलीफ हो रही है इस प्रकार से। अभी शुगर ज्यादा है ये भी एक उसका लक्षण उसने बता दिया, लक्षण ही है, उसके हिसाब से लक्षण ही है। लेकिन मेरा सरदर्द हो रहा है, वो कैसे कम हो जाए, चाहे आपका निदान कोई भी हो, मेनिंजाइटिस हो या मेनिंजियोमा हो या प्रतिशय हो, अम्लपित्त हो, जो भी हो, अभी मुझे तकलीफ सरदर्द की है, वो सरदर्द कैसे मिटे इसके बारे में आप दवाई ले लो। तो अम्लपित्त भी है तो भी हम ऐसा सोचेंगे कि अम्लपित्त में सरदर्द कम करने के लिए क्या करना, हमारा निदान हो गया चाहे क्या अम्लपित्त है। तो ठीक है,
अगर उल्टी हो जाती है, उल्लास है उसके साथ में और उल्टी हो जाती है तो भी सर दर्द कम हो जाएगा। सूचेकर का प्रयोग कब करना है, गोदंती का प्रयोग कब करना है, भूनिमादि का प्रयोग कब करना है, या फिर पथ्यादि का प्रयोग कब करना है, वगैरह वगैरह. हर्निएशनला श्रवण किंवा भ्रंश म्हणता येईल का? कह सकते हैं, लेकिन जब श्रवण या भ्रंश की बात करते हैं तो जिस अवयव का श्रवण भ्रंश हो रहा है उसके बारे में सोचा जाता है. हर्निया में मसल्स वीक हो गए हैं, आंतों का कुछ दोष नहीं है, केवल मसल वीक हो गए हैं और उसमें नेचुरल गैप तैयार हो गई है तो नीचे आ जाते हैं. तो इनको इनमें मूल कारण मसल स्ट्रेंथ कम है ये है, और उसके बारे में कुछ सोचना है, उसके बारे में चिकित्सा करनी है. और फिर वायु का अगर जोर मिल रहा है, मलावष्टम है, तो फिर उसके बारे में सोचना है, वगैरह वगैरह. इसका ज्वर लक्षण आणि ज्वर व्याधी कसे विवेचित करावे. तदात्वेतु लिंगानी इष्टानी नामया. वो अगर दूसरे किसी का बोध कर रहा है ये ज्वर, तो ये लक्षण हो जाएगा. प्रतिष्ठाय बीमारी है और ज्वर लक्षण है इसमें. तो प्रतिष्ठाय को ट्रीट करने से ज्वर निकल जाएगा. भूनिंबादी अग्निमांद्यजन्य अम्ल पित्तात वापरावे का? जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे तिक्त रसात्मक है और साम पित्त के लिए अच्छी दवा है भूनिंबादी, लेकिन काढ़ा इस्तेमाल करने से बेहतर है चूर्ण इस्तेमाल करना. तो लक्षण और व्याधि में व्यवच्छेद करना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा. हाँ, और वो किस तरीके से कर सकेंगे तो हमारा अभी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है, वैसे हमने स्कंद कोश में भी किया था. तो ज्वर भी ज्वर का एक लक्षण है. संताप, एक्चुअली ज्वर नहीं बताया गया, लेकिन संताप इस प्रकार का लक्षण बताया गया है. ज्वरेण आविशता भूतम नहीं किंचिन न तप्यते. तो वो भी एक लक्षण है. और ज्वर काफी रोगों में लक्षण है. लक्षण को देखेंगे तो ज्वर लक्षण किन किन रोगों में है ये सामने आ जाएगा. तो योनिसंवसात बंध शैथिल्य हेच कारण है, गर्भाशय या अवयवा दोष नसतो. तो देखना चाहिए कि दोष किस चीज का है और क्यों हुआ है, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा. ये बेरिंग कैपेसिटी वहाँ के स्नायु की रहती है. और जब गर्भ निष्क्रमण हो जाता है, जब गर्भ को वहां पे धारण करना है तो काफी बल उसको लगता है, काफी बलपूर्वक काम करता है. ऋषभ अष्टवर्ग में से है. तुम्हें किस लिए चाहिए? धीरा उसका पर्याय है, इसमें संदेह नहीं है, जीव का और ऋषभ का. और धीरा नाम से मैं विदारी का प्रयोग करता हूँ, गुरुज का प्रयोग करते हैं, ऋषभ मिलता नहीं है, लेकिन उसका पर्याय विदारी है. तो वृष्य अधीरत्व जिन लोगों में होता है, ये हरिड इजैकुलेशन, उनमें धीरा गुरुची, धीरा विदारी अच्छी काम करती है. कोलेट का अनुभव था, मैंने भी काफी प्रयोग किया है, लेकिन वो अधीर शब्द से किया. ठीक है, अब यहीं पे रुकते हैं और सोमवार को फिर चरक का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठान्
श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। विरम्य से व्याख्यान व्यापार सोमवासरे पुनर्विदुषामः।